चलिए, इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन हमने फर्स्ट पार्ट में पहले क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया ऑन, एट, ओवर एंड अबव, फिर मैंने उसके बाद आपको अंडर, अंडरनीथ, बिलो और बीनीथ पढ़ाया था। ओके, अब प्रेपोजिशन के इस पार्ट में सेकेंड हाफ में हम स्टडी करते हैं यूनिट 3 की। ओके, हमारी प्रेपोजिशंस यूनिट में ही चल रही है ना। यूनिट 3 में वी विल स्टडी इन, into and amid। ओके, इन, into और amid। अगर हम इन में से सबसे पहले इन को लें तो इन का मीनिंग होता है इनसाइड, या फिर ये कह सकते हैं इंटैक्ट विद बाउंड्रीज। इसका मीनिंग ये है कि इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर है कोई चीज और उसकी बाउंड्री है। जैसे कि ब्लड इज इन आर बॉडी। तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी कैसी भी हो, कोई बहुत स्लिम हो, कोई फैट हो, जो भी हो, हमारी बॉडी का एक स्कल कवरेज है ना। बोन्स हैं, वेन्स हैं, जो ब्लड है वो वेन्स के अंदर है, वेन्स हमारी स्किन के अंदर पैक्ड हैं, फिर स्किन की भी आगे लेयर्स हैं, तो ये बाउंड्री के अंदर बंद है। दिस इज कॉल्ड इन, एंड ब्लड ऑलरेडी इन है हमारी वेन्स के अंदर। जैसे अगर हम बोलें वी आर इन द क्लास, तो क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब होता है चार तरफी एक बाउंड्री। अब क्लास के ऊपर अगर छत ना हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चारों तरफ वाली दीवारों में से कोई एक भी वॉल को हटा दिया जाए तो हम उसी तरफ मर्ज हो जाएंगे जिस तरफ की वॉल को रिमूव किया गया है। तो बाउंड्री का होना, उसको इन कहा जाता है। इन के बाद अगर हम बात करें इनटू की, तो इसका मीनिंग होता है इट रिफ्लेक्ट्स मोशन। अगर हिंदी में बताऊं तो इन का मतलब होता है अंदर, इनटू का मीनिंग होता है बाहर से अंदर। हम क्लास में हैं तो वी आर इन द क्लास, लेकिन हम क्लास में जा रहे हैं तो वी आर गोइंग इनटू द क्लास। ओके, पानी गिलास में है तो वाटर इज इन द ग्लास, लेकिन अगर आप बॉटल में से पानी को ग्लास में डाल रहे हो तो वी आर पोरिंग द वाटर इनटू द ग्लास। तो ये मोशन दिखाता है, जैसे आई एम throwing a ball into the बॉक्स। मतलब क्या मतलब है इसका कि आई हैव अ बॉल इन माई हैंड, जिसको मैं अभी थ्रो कर रही हूं और मेरा टारगेट क्या है? बॉल बॉक्स के अंदर जानी चाहिए। तो इन का मतलब हम पहले से अंदर हैं, और इनटू का मतलब मोशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब चीज बाहर है, बाहर से अंदर जाएगी। अब आई बिलीव आपको इन और इनटू आ गया है। तो जब हम इन और इनटू के बाद बढ़ते हैं अमिड की तरफ, तो अमिड का मतलब होता है सराउंडेड बाय। मतलब जब कोई चीज आपको चारों तरफ से घेर लेती है वो अमिड होता है। जैसे सपोज मैं एक सड़क पे हूं और सड़क पे से एक रैली निकल रही है, लोग जोर जोर से उस रैली में नारे लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे एक कान से नारे सुनाई दें और एक कान से ना दें। भले वो रैली मेरे राइट हैंड से निकले या लेफ्ट हैंड से निकले, राइट हैंड से निकली तो लेफ्ट हैंड को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट ईयर को, लेफ्ट ईयर की साइड से निकली तो राइट ईयर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। आवाज हमको दोनों तरफ से बराबर सुनाई देती है, तो दिस इज कॉल्ड अमिड। ठीक है, तो अगर कोई मुझे फोन करे और मैं उसका फोन ना उठाऊं और मैं बोलूं कि शोर में मुझे बेल नहीं सुनाई दी फोन की, तो शोर कहां से आया? चारों तरफ से आया। तो मैं कह सकती हूं अमिड द स्लोगन्स I was unable to receive your call।
क्लियर? तो इन का मतलब अंदर, जैसे इस मार्कर में इन है, इंक है, तो इंक इज इन द मार्कर। अगर मैं इसमें इंक फिल करूं तो इनटू होगा, क्योंकि इन इंक जो है वो बाहर से मार्कर में जाएगी। और जब हम सर्दियों में बात करें, फॉग गिरता है, तो अगर हम फॉग में चल रहे हैं तो फॉग हमको चारों तरफ से घेर के रखता है ना, जिसको हम फॉग को कोहरा कह देते हैं, धुंध कह देते हैं, तो वो हमारे चारों तरफ होती है, तो उसको कहा जाएगा अमिड द फॉग आई वॉज अनेबल टू सी द ट्रैफिक लाइट, जो भी हम कहना चाहें, ट्रैफिक लाइट, कमिंग ट्रैफिक, वॉट एवर इट इज। तो इन का मतलब अंदर, इनटू का मतलब बाहर से अंदर, अमिड का मतलब घिरा हुआ। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक छोटी सी बात को अब ध्यान दें तो ऑन जो होता है वो प्लेस के लिए होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया कि जब दो चीज़ों के बीच में फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, एक दूसरे को टच कर लेती हैं, वो ऑन होता है। इन मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि इन का मीनिंग होता है किसी चीज़ के अंदर होना। देखिए अभी हम ऑन और इन पढ़ चुके हैं, दैट ऑन किसी चीज़ के ऊपर और इन किसी चीज़ के अंदर होता है। लेकिन ऑन और इन को अगर टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाए तो यहाँ पे आपके लिए मैंने डेफिनेशन लिखी है और यहाँ पे मैंने एक डैश छोड़ी है, ठीक है। देखिए, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स होके थोड़ा सा वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल समय से उस काम को कर देंगे, आपको पता है। एंड इट डज हैपन ऑन एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। जब जो काम करना है अगर वो तभी हो रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आप लेट नहीं हो रहे हो, बकायदा आपके पास में टाइम है उस काम को करने का और आपने टाइम से कर भी दिया है, तो आप बोलोगे ऑन टाइम। जैसे आई वॉज ऑन टाइम फॉर माई जॉब इंटरव्यू, मतलब मैं बिल्कुल भी लेट नहीं थी, मैं बिल्कुल टाइम पे जो है अपने जॉब के लिए पहुंच गई थी, कोई मैंने जल्दबाजी नहीं मचाई क्योंकि मैं वहां जाने के लिए लेट नहीं थी, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच गई थी। या फिर ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, वो हमेशा टाइम पे पहुंच जाता है, मतलब वो कभी लेट नहीं होता, इट मीन्स वो पंक्चुअल है। तो जब आप जो काम जिस समय होना होता है उसको उसी समय करके दे देते हो एक्सपेक्टेड टाइम पे, तो आप कहोगे टाइम वर्क इज ऑन टाइम। नाउ व्हेन इट कम्स टू इन टाइम, देखिए समथिंग हैपेंड बिफोर इट वाज टू लेट, और वी कैन से बिफोर समथिंग बैड वुड हैपन। यहाँ पे आप थोड़ा एडवांस में टाइम लेके चलते हो ताकि आप वो चीज़ आपको ना फेस करनी पड़े जो आप करने से बच रहे हो। जैसे मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है और मैं घर से आराम आराम से निकल रही हूँ, तो मैं एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाऊंगी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी होगा, तो मैं कभी भी ऑन टाइम नहीं हो पाऊंगी। तो मुझे मेरी फ्लाइट ना मिस करनी पड़े, इसीलिए मैं एडवांस में टाइम लेके चलूंगी। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे आई लेफ्ट होम, I left home early and arrived in plenty of time to catch my flight। ठीक है, कि मैंने क्या किया, मैंने बहुत एडवांस में ही अपना घर छोड़ दिया, मतलब फ्लाइट के टाइम से 2.5-3 घंटे पहले, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरे पास में इनफ टाइम था एयरपोर्ट पहुंच के फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपनी फ्लाइट पकड़ने का। तो दिस इज ऑन टाइम एंड इन टाइम। व्हेन इट कम्स टू द ऑन टाइम, व्हाट यू पीपल नीड टू रिमेंबर, आपके पास में एक एक्सपेक्टेड टाइम है, आपको उस समय पे काम करना होता है। इन टाइम आपको थोड़ा सा टाइम का स्ट्रेच दे देता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑन एंड इन व्हेन इट कम्स टू टाइम। चलिए अब जो हमें प्रेपोजिशन पढ़नी है दैट इज विद और अलोंग विद। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिए, अगर हम इनके हिंदी मीनिंग पे जाएं तो विद और अलोंग विद का हिंदी मीनिंग होता है के साथ, मतलब कोई चीज किसी के साथ है या कोई व्यक्ति किसी के साथ है। लेकिन जब हम इन्हें यूज करते हैं तो हम याद रखेंगे जो विद होता है ये कॉमन कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस करता है।
ठीक है। जो along with होता है ये एक फ्रेज है जो दो प्रेपोजिशंस को मिला के बना है, जिसमें से एक है along और दूसरी है with। अब मीनिंग सेम है तो हम इनके यूटिलाइजेशन में डिफरेंस कैसे करेंगे? तो ये तो कॉमन यूज है, ये तो आपको पता है। अब along with का सबसे बड़ा जो बेंचमार्क है इसे याद रखने का वो ये है कि ये टू ऑब्जेक्ट्स में डिपेंडेंसी दिखाता है। मतलब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो दोनों डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो along with होता है इसका मीनिंग होता है टुगेदर विद। अब टुगेदर में तो दो लोग ही होते हैं, मतलब किसी के साथ कोई काम किया है आपने। अब देखिए हमने एक कॉमन स्टेटमेंट लिखी, आई एम गोइंग विद माई ब्रदर। ठीक है, मैं अपने भाई के साथ गई, ये कॉमन स्टेटमेंट है। लेकिन मुझे अगर इसको along with में डिपेंडेंसी के केस में बनाना है तो मैं लिखूंगी द स्टूडेंट्स वेंट टू द बेसबॉल कैंप along with their टीचर। मतलब जो बेसबॉल कैंप है वहां पे स्टूडेंट्स अकेले नहीं जा सकते थे, उनको बेसबॉल कैंप जाने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ा? अपने टीचर पे। टीचर के साथ गए, दैट इज टुगेदर विद, और केस हो गया डिपेंडेंसी का। जैसे एक और एग्जांपल लिख लो आप, आई वेंट along with Mary to the park। अब देखो, इट मीन्स मैं पार्क नहीं गई, मेरा पार्क जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैरी वॉज गोइंग टू द पार्क, तो मैं भी मैरी के साथ चली गई। तो ये डायरेक्ट मैं नहीं हूं जो पार्क गई, मैरी जा रही थी पार्क और मैं मैरी के साथ चली गई। तो हम याद रखेंगे विद और along with दोनों का मीनिंग होता है के साथ, जिसमें विद होता है वो कॉमन कॉम्बिनेशन होता है, जैसे राइट विद पेन, राइट विद अ पेन, पेन के साथ लिखो, ये कॉमन आम सामान्य सी बात है। लेकिन along with जो होता है ये एक फ्रेज होता है जो along और with के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें हम कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, या फिर यूं कह लो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में जुड़ा होता है। इसी को कहते हैं along with। चलिए अब जब हम बात करते हैं यूनिट 5 की, देखिए यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे बाय। इसका कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ही 4 पार्ट्स हैं, तो इसके साथ किसी और प्रेपोजिशन को नहीं लिया जाएगा। जब हम बाय की बात करते हैं बाय के पहले यूज से, तो बाय का मीनिंग होता है टिल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तक बोलते हैं ना, 6 बजे तक आ जाना, कल तक मेरे पैसे वापस कर देना, तुम्हारे पापा कब तक आएंगे। तो जब भी आप तक बोलते हो उसको अधिकतर टिल लिखा जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे ग्रामर अपने विर्जन फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में बाय लिखती है, टिल सबऑर्डिनेट है, बाय प्राइमरी फीचर है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं बाय मंडे आई विल रिटर्न योर नोट्स। तो क्या कहा मैंने कि मैं मंडे तक आपके नोट्स जो हैं वापस कर दूंगी। अब इसके बाद आ जाओ बाय के दूसरे यूज में। इसमें सबऑर्डिनेशन में या सपोर्ट में लगता है बिसाइड या फिर नेक्स्ट टू, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हम हिंदी में कहते हैं के बगल में। जब कोई भी चीज हमारे इधर लेफ्ट और राइट साइड होती है उसको बाय कहा जाता है प्राइमरी फॉर्म में। जैसे इन माई क्लास आई सिट बाय माई फ्रेंड।
तो अगर आप मन में ये सोचो कि अगर मैं इधर टिल लिख देता इधर, और क्या इधर अगर मैं बाय, बिसाइड या नेक्स्ट टू लिख दूंगा तो क्या ये मेरा गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स पेपर में क्या गलती करते हैं, जैसे इधर बाय मंडे लिख दिया, वो बाय को काट के इधर टिल लगा के आ जाते हैं, और इधर आई सिट बाय को काट के बिसाइड लिख के आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है, जैसे टिल या बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में, और टिल का मतलब होता है तक, ये सेकेंडरी फॉर्म है। प्राइमरी फॉर्म में लैंग्वेज इनको बाय कहती है। तो अगर कभी टिल की जगह पे बाय लिखा हो या बिसाइड की जगह पे बाय लिखा हो तो उसे काटना नहीं है। याद रखना है कि प्रेपोजिशन में बाय का मीनिंग वही होता है जो टिल का है, बाय का मीनिंग वही होता है जो बिसाइड का है। तो ये बाय के दो यूज हो गए। अब हम बात करते हैं बाय की तीसरे फॉर्मेट में। जब हम बात करते हैं बाय के थर्ड फॉर्मेट की, तो बाय यूज होता है फॉर टाइम दैट टू फ्रॉम वॉच। अब देखिए, कोई आपसे पूछे टाइम कितना हुआ है और आपने लैपटॉप से देख के बता दिया, तो वो बाय नहीं है। तुम्हारी घड़ी पर इस समय कितने बजे हैं, आपने रिस्ट वॉच देखा, आपने पॉकेट वॉच देखा, आपने वॉल क्लॉक देखा, कोई भी घड़ी देखनी है आपको, लैपटॉप का सिस्टम नहीं देखना। अगर आप घड़ी से टाइम बता रहे हैं तो वो टाइम बाय से ही पूछा जाता है और बाय से ही बताया जाता है। जैसे मैंने पूछा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो देखो स्पेसिफिकली लगा है कि तुम्हारी घड़ी पे कितने बजे हैं। दिस इज कॉल्ड द फीचर ऑफ बाय व्हेन इट कम्स टू टाइम। जैसे एक, जरूरी नहीं है कि बाय क्वेश्चन फॉर्मेट में ही टाइम पूछे। अगर हम बात इसकी असर्टिव फॉर्म में करें, जहाँ पे क्वेश्चन ना बोल के स्टेटमेंट को इनडिफाइनाइट फॉर्मेट में रखा जाता है, वहां पे भी बाय ऐसे ही आएगा। जैसे मैं आपको कहूं, we shall meet at 4 p.m. by my watch। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि तुम्हारी घड़ी पे इस समय कितने बजे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम 4 बजे मिलेंगे और वो 4 मेरी घड़ी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जब हम पेपर देने बैठते थे एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनर नहीं कहती थी बाय 12:15, मतलब अपनी घड़ी देख के बोलती थी कि 12:15 बजे पेपर वापस ले लूंगी, तो हम उसकी घड़ी के अकॉर्डिंग ही चलते थे। वो अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग बोलती थी आधा घंटा बचा है, 10 मिनट बचे हैं। तो जब आपसे टाइम वॉच से पूछा जाता है, वॉच से कंफर्म किया जाता है और वॉच से ही बताया जाता है, तो वहाँ कभी भी फ्रॉम का यूज़ नहीं करते, वहाँ हमेशा बाय लगाते हैं। और बाय के फोर्थ फॉर्म में आता है इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम बाय नहीं लगाते। जैसे फूड इज सर्व्ड बाय माई मदर, तो यहाँ बाय का मीनिंग क्या है, के द्वारा। अब जनरली कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये बाय का कौन सा फॉर्मेट है। तो स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके देखना है। अगर तो बात हिंदी में ट्रांसलेशन में ऐसा मीनिंग दे कि 12 बजे तक वापस आ जाना, तो तक आपको पता है टिल है जिसको हम बाय कह सकते हैं। मेरे साइड, एक साइड में आके तुम बैठ सकते हो, तो साइड का मतलब राइट और लेफ्ट, ये बाय है। ठीक है, तुम्हारी घड़ी पे बताना कितने बजे हैं, ये बाय है। लेकिन इस स्टेटमेंट में देखो, अगर इसका मैं ट्रांसलेशन करूं तो ये खाना मेरी माँ तक बनाया गया है, नो, तो तक वाला तो यूज़ नहीं है। ये आजू बाजू भी नहीं है मम्मी के कोई, तो वो भी कट गया। इसमें कोई टाइम की बात भी नहीं हुई, वो भी कट गया। मतलब आपको सीधा पता चल जाएगा कि जब आपको बाय टिल का, बिसाइड का या फिर टाइम का
इम्प्रेशन नहीं देता है, एक्सप्रेशन नहीं देता है, मतलब अब वो बाय पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है जिसमें बाय का होना थर्ड फॉर्म के साथ नेसेसिटी होता है। तो बाय के 4 यूसेजेस में आई बिलीव कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको और आप इसे अच्छे से कर लेंगे। अब नेक्स्ट यूनिट में जब हम बात करते हैं यूनिट 6 की, तो हम यूनिट 6 में किसको पढ़ेंगे? अभी आपने एक प्रेपोजिशन पढ़ी है बिसाइड, ओके। तो यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे बिसाइड को, बिसाइड्स को और इंस्टेड ऑफ को। अब देखो, बिसाइड को पढ़ने में ज्यादा हमारी ताकत नहीं लगेगी, क्योंकि अगर बाय का मीनिंग बिसाइड और नेक्स्ट टू हो सकता है तो बिसाइड का मीनिंग भी बाय और नेक्स्ट टू हो सकता है, मतलब के बगल में, ये आपने अभी पढ़ा है। बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू, जिसको हम कहते हैं अपार्ट फ्रॉम, और हिंदी में इसे कहा जाता है के अलावा। जैसे मेरे पास में एक गिलास पानी है, अब पानी तो मैं पी रही हूं, मैं उसके अलावा बोलूं मुझे कोल्ड ड्रिंक भी दे दो, तो व्हाट आई हैव वाटर एंड व्हाट आई एम आस्किंग फॉर कोल्ड ड्रिंक। तो इसको कहेंगे हम बिसाइड्स दिस ग्लास ऑफ वाटर I want a soft drink, full stop। तो क्या हो गया कि पानी तो है मेरे पास, लेकिन उसके अलावा मुझे क्या चाहिए? सॉफ्ट ड्रिंक भी चाहिए। तो आपके पास जो चीज़ होती है, आप उस चीज़ के अलावा भी किसी और चीज़ की डिमांड करते हो, तो वो बिसाइड्स होता है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इन रिटर्न ऑफ। इसको हिंदी में कहते हैं के बदले में, मतलब जो मेरे पास है मुझे वो नहीं चाहिए, वो तुम रख लो और मुझे बदले में कुछ और चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या कहा था मैंने? पानी भी है मेरे पास, मुझे कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, लेकिन अगर इसको मैं पलट दूं इंस्टेड ऑफ से, तो मैं लिख दूंगी इंस्टेड ऑफ दिस ग्लास ऑफ वाटर आई वॉन्ट सॉफ्ट ड्रिंक। तो क्या बना दिया मैंने? पहले मैंने क्या कहा था? पानी भी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक भी चाहिए। अब मैं क्या कह रही हूं? पानी वापस ले लो, पानी नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे सॉफ्ट ड्रिंक दे दी जाए। तो बिसाइड का मीनिंग के बगल में, ये हमने अभी पढ़ा। बिसाइड्स का मीनिंग जो आपके पास है वो तो है ही है, उसके अलावा भी कुछ चाहिए। और इंस्टेड ऑफ का मीनिंग होता है जो मेरे पास है वो मुझे नहीं चाहिए, उसके बदले में मुझे कुछ और चाहिए। ओके, तो ये यूनिट 6 हो गया हमारा।